चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वर्ड मैंने तुम लोग को बताया था कि ज्योमेट्री का मतलब यहाँ जो है वो कोई कंपास या प्रोटेक्टर नहीं है। ठीक है, वील बी ड्राइंग सम शेप्स। हम लोग शेप्स की कुछ बात करेंगे इधर। शेप्स ड्रॉ करने के बाद उसका एरिया पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, स्लोप, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट हो गया, इक्वेशंस बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम जो है वो कर चुके हैं। वो फुली आज इंशाल्लाह जो है वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। तो थोड़ा सा मुझे तुम लोग ही बताओ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने जो सबसे पहला टॉपिक किया था वो क्या था। तो बेसिकली उसमें किस चीज को फाइंड आउट करना था, क्या चीज निकाली थी हमने सबसे तो पहले। स्लोप निकाली थी, जबरदस्त आसान। स्लोप निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो क्या था। y2 माइनस सर y1 वाई अपॉन x2 माइनस x1। जबरदस्त आसान, वेरी गुड। तो स्लोप सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ना। स्लोप को मैंने डिफाइन इस तरह किया था कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, राइज अपॉन रन से हम लोग स्लोप भी कैलकुलेट करते थे। स्लोप का एक और मेथड था मेरे पास जिसको मैंने इक्वेशन मेथड का नाम दिया था। कोई वो बता सकता है वो क्या था। सर y वाई इज वाला। इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जबरदस्त। y is equals to mx plus c is the slope intercept form of a linear equation। लीनियर इक्वेशन की बेसिकली हमने दो फॉर्म्स जो है वो डिस्कस की थी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी और एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। हमारे लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई डू वी नीड दिस फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें डायरेक्टली स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दे देती है। ऐसे ही था ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m जो था वो बेसिकली द स्लोप ऑफ द लाइन था। ठीक है, x का जो भी कोफिशिएंट होता था उसको हम स्लोप ले लेते थे, और जो c एंड में होता था उसको हम कहते थे y इंटरसेप्ट। ये फॉर्म हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये डायरेक्टली हमें स्लोप दे देती थी। क्वेश्चन में हमसे डिफरेंट टाइप जो है ना स्लोप पूछी जाती थी। कभी कभार वो हमें दो कोऑर्डिनेट देके स्लोप पूछता था, कभी कभार वो इक्वेशन देके भी हमसे स्लोप पूछा था कि ये इक्वेशन देने के बाद पूछता था कि इस लाइन की इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी स्लोप क्या है। तो हमें सिर्फ ये देखना होता था कि जो इक्वेशन वो दे रहा है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज है। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वो अरेंज है तो वी जस्ट हैव टू लुक एट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स। सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट देखना होता था, और एक्स का कोफिशिएंट हम लोग को जो है वो हमारी स्लोप दे देता था लाइन की। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद क्या था। स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली थी, उसके बाद हमने क्या चीज फाइंड आउट की थी। लेंस। हमने लेंथ फाइंड आउट की थी। लेंथ फॉर्मूला यानी हमने उसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोला था, और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला या लेंथ फॉर्मूला किस थ्योरम से डिराइव किया था। एक थ्योरम का नाम था जिससे हमने वो लेंथ और डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था, राइट एंगल बन रहा था उसमें। पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, जबरदस्त। ठीक है, तो कोई वो फॉर्मूला सुना सकता है मुझे, लेंथ या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था। सर एच इज इक्वल टू बी बी प्लस पी। वो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं था स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट आता था जिसमें अंदर अंडर स्क्वायर भी रूट आता था। गुड। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। जबरदस्त, शाबाश। तो डिस्टेंस फॉर्मूला या लेंथ फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर था। इससे हमने बहुत सर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जी मुस्तफा। सर मैं भी यही बोल रहा था। ठीक है, गुड। उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व किए थे कि हमने जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, वो आपको एक ट्राइंगल बना के देता था। वालेकुम सलाम सती। वो हमें एक ट्राइंगल बना के देता था। ठीक है, तीन वर्टिसेस देता था, कहता था एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालो। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल में हमने बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट किया था। हमें पता होना चाहिए कि बेस और हाइट जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। और अगर उसने हमें एक प्रॉपर फिगर बना के दी हुई है ग्राफ पे, तो हम हाइट को जो है वो काउंट करके और बेस को काउंट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इस तरह के भी क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, फिर हमने उसने हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया था कि तीन वर्टिसेस देके हमसे पूछता था कि वेदर द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी हमसे पूछता था वो। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, तीन लेंथ्स निकाल लेते थे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर देख लेते थे अगर दो साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आइसोसेलेस है, तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इक्विलेटरल है। इस तरह के भी क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक मिड पॉइंट देखा था कि मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है, मिड पॉइंट जैसे कि नाम से जाहिर है कि दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए किसी को फॉर्मूला याद है, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था मिड पॉइंट के लिए। जी सर। सुना सर दो। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टू कॉमा y इज इक्वल्स टू
y1 plus y2 upon 2. वेरी गुड, ठीक है अजान, वेरी गुड, यही बोलने वाले थे तुम भी, पता है मुझे। तो मिड पॉइंट के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 2 या 3 क्वेश्चंस अपने मिड पॉइंट के भी किए थे। अगर वो क्वेश्चंस तुमने नहीं किए तो उसकी वीडियोस मैंने डाल दी हैं गूगल क्लासरूम पे, उसको चेक कर लेना। हेडिंग डाल के मैंने उसके नीचे वीडियोस डाली हैं ताकि तुम लोग को ढूंढना ना पड़े, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी अभी आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर जो एक्सरसाइज 6 सी थी, दैट वाज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। जैसे ही हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन स्टार्ट किया था टॉपिक, तो मैंने आपको ये बोला था कि जब भी लाइन की बात होती है तो हमारे पास 3 तरह की लाइंस थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक वर्टिकल लाइन थी और एक स्लांट या ऑब्लिक लाइन थी, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कोई मुझे बता सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप मुझे कोई बता सकता है? 0. जबरदस्त। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमारे पास 0 होती है, ठीक है। इत्तेफाक से मेरे पास एक स्लाइड भी है जो कि मैंने इनको इस तरह समझाया था, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डिस्कस की थी, हमने थोड़ा सा पहले किया था ये काम। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जो है वो 0 होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। बस हमें ये देखना होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा वाई एक्सिस को कट करती है, और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसी तरह से उसकी इक्वेशन लिखी जाती है, जैसे y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -12। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी छोटी सी इक्वेशन है जो कि इस ट्रिक के साथ लिखी जाती है। इसी तरह वर्टिकल लाइन की अगर मैं स्लोप की बात करता हूं, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइन होती है, वी कैन नॉट फाइंड आउट द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन। और चूंकि वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है तो इसकी इक्वेशन हमेशा x इज इक्वल्स टू होगी, और जिस पॉइंट से ये पास हो रही होगी उस पॉइंट को इक्वल्स टू के बाद लिख देना, x इज इक्वल्स टू -8, x इज इक्वल्स टू -2 एंड सो ऑन, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती थी, हमें वर्किंग कहाँ करनी पड़ती थी, जब हमारी लाइन ऑब्लिक या स्लांट होती थी, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन ऑब्लिक लाइन, और लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, जो y की वैल्यू होती है उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, और मेरी लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसमें जो x की वैल्यू है वो मेरे पास x इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह की लाइन की जो जनरल फॉर्म है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। इस तरह की इक्वेशन बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन ऑफ अ स्लांट लाइन और एन ऑब्लिक लाइन, वी नीड 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज द स्लोप एंड द सेकंड थिंग इज द y इंटरसेप्ट। स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट फॉर्मूला है हमारे पास। कुछ क्वेश्चंस में वो हमें लाइन की इक्वेशन दे देगा, हम वहां से स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में वो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स दे देगा, हम वहां से स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और y इंटरसेप्ट के लिए हमने देखा था कि वी नीड स्लोप एंड 1 पॉइंट ऑन दैट लाइन, और 1 पॉइंट और स्लोप को यूज करके मैं c की वैल्यू निकालता था, और जब c की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू मेरे पास आ जाती थी तो मैं वापस इसी जनरल इक्वेशन में पुट करके अपनी लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन बना लेता था। इसके अलावा मेरे पास एक और भी मेथड है जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है, लेकिन वो आज की क्लास में ही बताऊंगा। आगे जब इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे तो मैं रिवीजन में किसी एक टॉपिक में वो बता दूंगा, वो इससे थोड़ा सा आसान तरीका, उसमें वर्किंग थोड़ी आसान है। लेकिन चूंकि हम लोग को वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड सिखाया है। तो हम लोग फिलहाल इसी मेथड पे स्टिक रहेंगे और हम इसी मेथड से लाइन की इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन की थी। इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग को याद है, जल्दी से कोई मुझे बता सकता है इसके बाद कौन सा टॉपिक किया था हमने? कुछ याद है कि हमने कौन सी लाइंस की बात की थी, रिलेशन कुछ डिस्कस किए थे 6D में? Parallel and perpendicular lines. जबरदस्त, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस की बात की थी। याद करो, 2 लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो स्लोप मुझे बता सकता है कोई क्या होती है दोनों की? सेम. दोनों की स्लोप सेम होती है, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। मतलब जब हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के व्हेन द लाइंस आर पैरेलल द स्लोप इज इक्वल, दोनों की स्लोप बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। यू डोंट हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। आपको एक लाइन की स्लोप पता चल जाए तो आप दूसरी लाइन की स्लोप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह इफ द लाइन इज Equal परपेंडिकुलर, slopes. सॉरी, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो आपको पता है दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। और हमने इसको आसान तरीके से भी ये याद किया था कि अगर इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर और एक लाइन की स्लोप आपको दे दी तो दूसरी लाइन की स्लोप जो है वो नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल होगी, मतलब उसको रेसिप्रोकल करो और उसका साइन ऑपोजिट कर दो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइंस में हमने ये चीज देखी थी, रेसिप्रोकल करो और साइन ऑपोजिट कर दो। ये चीज याद है?
ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवीजन था। ठीक है, रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है ताकि पता चल जाए कि हमने क्या क्या चीजें की हैं। ठीक है, 6D में अब हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह हो गई है। अस्सलाम वालेकुम राफे, लेट आओ राफे, जल्दी आओ। थोड़ा सा रिवीजन किया है हमने। ठीक है, जो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने टॉपिक्स किए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन किया है। अब जब रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो तुम उसको रिकॉर्डिंग देख लेना, वो उसमें दोबारा रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक्सरसाइज 6D में हमने जो है वो इस वक्त हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास दो ग्रुप्स थे ना, तो ग्रुप ए जो था उसको मैंने 6D का क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा दिया है। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप बी है वो थोड़ा सा ये है कि उसको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कराया अभी एक्सरसाइज 6D का ना। तो आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उन लोग का भी रिविजन हो जाएगा कि हमने वो किस तरह किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमें इक्वेशन बनानी है और पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की बात हो रही है। हम लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं दोनों ग्रुप्स में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 15 करना है, जो कि हम इंशाल्लाह आज की क्लास में करेंगे। इससे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी की हुई है, वर्कड एग्जाम्पल 8, 9, 10। ठीक है, वो हमने दोनों ग्रुप्स में कर ली थी। वर्कड एग्जाम्पल 8, 9, 10 हमने दोनों ग्रुप्स में कर ली थी। ऐसे ही है, मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल? ठीक है, ठीक है, तो वर्कड एग्जाम्पल 8, 9, 10 हम कर चुके हैं। तो वी आर नाउ मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6D। पेज नंबर इज 166। इत्तेफाक से ये मेरे पास सॉल्व हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो यहीं से रिवाइज करा दूं कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, मेरे ख्याल से 3 to 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा ये है कि सी और डी पार्ट कर लो, क्योंकि मैंने होमवर्क में दिया था वो, और बाकियों को ये है कि पूरा क्वेश्चन अभी स्टार्ट करने दो। तो जिसने नहीं किया वो बिल्कुल मेरे साथ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ऑन पेज नंबर 166, D3 7th एडिशन है, और इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6D है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा तुम लोग को समझाऊं, उसके बाद इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि इसमें करना क्या है। द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन उसने हमें इस तरह दिया हुआ है। आई होप यू ऑल हैव द बुक्स, तुम लोग बुक्स में देख रहे हो। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है हमें, तो हमें हमेशा याद है कि जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज द स्लोप एंड द नेक्स्ट थिंग इज द y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या इसने गिवन किया है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि एक पॉइंट वो हमें दे रहा है। फर्स्ट पार्ट में द पॉइंट इज -2 and 5, और वो कह रहा है कि एंड पैरेलल टू द लाइन 3y + 7x = 29। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने मोर और लेस लिख दिया है। ठीक है, मैं यहां से वो पॉइंट लिख देता हूं जो उसने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने नहीं लिखा है। पॉइंट जो है वो बेसिकली -2 और 5 है। ठीक है, तो मोर और लेस हमारे पास सारा डाटा मौजूद है। अगर मैं दोबारा उस पॉइंट को डिस्कस करूं कि वी नीड स्लोप, स्लोप के लिए उसने हमें एक इक्वेशन दी हुई है, और y इंटरसेप्ट के लिए उसने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आई हैव द डाटा, आई हैव ऑल द नेसेसरी डाटा, एंड नाउ आई हैव टू परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस इन ऑर्डर टू गेट द स्लोप। ठीक है, स्लोप लेने के लिए वो मुझे डायरेक्ट इस लाइन की स्लोप नहीं दे रहा, वो मुझे कह रहा है कि एंड पैरेलल टू द लाइन। ये जो लाइन की इक्वेशन दे रहा है, ये लाइन पैरेलल है उसके, तो इसका मतलब है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप इज सेम। तो मैं यहां से स्लोप कैलकुलेट कर लेता हूं। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। तो आई हैव टू अरेंज दिस इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इन ऑर्डर टू गेट द स्लोप। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये जो +7x है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन द अदर साइड, तो ये बन जाएगा -7x + 29। एंड देन आई हैव टू मेक y एज द सब्जेक्ट। यहाँ 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इट विल बी डिवाइडेड, और ये दोनों के नीचे इस तरह लिख दिया जाएगा जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब नाउ माय इक्वेशन हैज बीन अरेंज्ड इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड आई नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ जो बेसिकली कोफिशिएंट है वो है -7/3। सो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। वो मुझसे कह रहा है कि मुझे जो इक्वेशन बनानी है लाइन की, वो इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि अगर इस लाइन की स्लोप -7/3 है, तो जो दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे बनानी है उसकी स्लोप भी -7/3 होगी। क्यों? बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो अब मेरे पास आई हैव द स्लोप ऑफ दैट लाइन, वो मुझे उस लाइन की स्लोप मिल चुकी है जिसकी इक्वेशन मुझे बनानी है। एक चीज मेरे पास मिसिंग है, दैट इज द y इंटरसेप्ट।
फॉर y इंटरसेप्ट आई हैव द पॉइंट, मुझे क्वेश्चन में पॉइंट गिवन था, मैंने उस पॉइंट को यूज किया. द वैल्यू ऑफ x इज -2 here and the value of y is 5. I will use the value of x, y and m की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू यूज करूंगा जनरल इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालने के लिए मैंने y की जगह पे 5 पुट किया, इक्वल्स टू m की जगह पे -7/3 एंड देन द वैल्यू ऑफ x जो कि -2 है, मैंने ब्रैकेट में -2 लिख दिया, एंड देन प्लस c. दिस माइनस एंड दिस माइनस, ठीक है, ये देखो दोनों माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गया. और फिर मैंने क्या किया, इस 5 को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये जो ये था इसको मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे. आपको मैंने ये चीज क्लास में भी डिस्कस की थी ना कि 3 को मत भेज देना वहां, ये गलत हो जाएगा. तो 5 वहां पहले से मौजूद था, ये हो गया पॉजिटिव क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया. तो जब ये पॉजिटिव दूसरी साइड पे शिफ्ट करेगा तो ये नेगेटिव जो है 14/3 हो जाएगा, ठीक है. एंड देन आई विल टेक द एलसीएम. एलसीएम लेने के बाद मेरे पास जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/3. तो अब मेरे पास स्लोप भी आ गई है उस लाइन की जिसकी मुझे इक्वेशन बनानी है, एंड आई हैव द y इंटरसेप्ट आल्सो, दोनों चीजें आ गई हैं. तो नाउ आई विल जस्ट प्लग इन द वैल्यू, सिर्फ प्लग करनी है वैल्यू. y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा, y की जगह पे y लिखेंगे क्योंकि फाइनल इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट नहीं करते. m की जगह पे आई विल पुट -7/3, x will be as it is and then plus 1/3. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, 3 को एलसीएम लेके यहां भेज दूंगा तो मैं जो फाइनल इक्वेशन मेरी आ जाएगी वो आ जाएगी 3y is equals to -7x plus 1, which is the required equation of the line which I have to make. मुझे इसी लाइन की इक्वेशन बनानी थी तो मैंने वो इक्वेशन बना ली है. इस पार्ट को देखो, कॉपी करो, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, मैं दोबारा बताता हूँ. सर आ गया समझ. कॉपी कर लो इसको जल्दी से. कर लिया सर. पार्ट बी स्टार्ट कर दो. पार्ट बी में बिल्कुल यही कंडीशन है लेकिन परपेंडिकुलर की कंडीशन है, यही करो बिल्कुल इसी तरह काम स्टार्ट करो. मैं पार्ट बी सॉल्व करता हूं. इफ यू आर डन विद पार्ट ए अगर हो गया है तो पार्ट बी स्टार्ट कर दो. पार्ट बी में द कंडीशन इज द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करनी है. यहाँ पैरेलल वाली यूज की थी, वहां परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करेंगे. जरा ट्राई करो, देखो मुझे आंसर बताओ.
पार्ट बी वैसी है बिल्कुल, ठीक है, सिमिलर टू पार्ट है, बट द कंडीशन इज ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो आई होप पार्ट ए तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा। पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में अगेन वी हैव एन इक्वेशन 42x माइनस 7y इक्वल्स टू 5। दिस इज द equation that has been given to us in the question. The point is -1 and -6। ठीक है, मैं पॉइंट लिख देता हूँ। दिस इज द पॉइंट -1 and -6, एंड अगेन द इक्वेशन इज नॉट इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वी हैव टू मेक y एज द सब्जेक्ट। y को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने y जो पूरा 7y वहां शिफ्ट कर दिया, और इस 5 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये -5 हो गया, और ये 7y पॉजिटिव हो गया। y को सब्जेक्ट बनाने के लिए 7 मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 7 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो दोनों के नीचे मैंने 7 लिख दिया है। 7 और 42 डिविजिबल है, 6 आंसर आएगा, ठीक है, और यहाँ 5/7 आएगा। फिलहाल मुझे y इंटरसेप्ट का कोई काम इधर है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए जो है वो मैं x को कन्वर्ट, x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 6, वो मेरी स्लोप हो गई, ठीक है। अब स्लोप 6 आ गई है। अगर लाइन पैरेलल होती तो मैं स्लोप को 6 ही ले लेता, लेकिन क्वेश्चन में वो मुझसे कह रहा है कि जो लाइन की इक्वेशन आपको बनानी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मुझे पता है कि व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट द नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल करूं और साइन ऑपोजिट कर दूं। तो जब मैं 6 को रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बनेगा 1/6, और साइन ऑपोजिट करूंगा तो अभी इसका साइन पॉजिटिव है, अभी उसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो है वो मेरी लाइन की स्लोप आ गई है, जिसकी इक्वेशन मुझे बनानी है, ठीक है। अब मेरे पास स्लोप आ चुकी है। आई हैव टू फाइंड द y इंटरसेप्ट, मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए। इन ऑर्डर टू फाइंड द y इंटरसेप्ट आई नीड अ पॉइंट। उसने गिवन दिया हुआ है पॉइंट -1 और -6। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू जो है वो -6 है, ठीक है। y की जगह पे मैंने -6 पुट कर दिया, और ग्रेडियंट जो है वो मेरे पास -1/6 है। x की वैल्यू ब्रैकेट में -1 प्लस c, और ये माइनस और ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये दोबारा वहां मैंने भेज दिया। तो c की वैल्यू देखो, एलसीएम लेने के बाद मैंने जो c की वैल्यू फाइंड आउट की है वो आ रही है -37/6, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों ना, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और आई हैव द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट विद मी नाउ। y इंटरसेप्ट मेरे पास आ गया है, स्लोप भी मेरे पास आ गई है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, उसमें मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। m की जगह पे मैंने पुट कर दिया -1/6, और c की जगह पे जो मेरा वो था y इंटरसेप्ट, वो नेगेटिव था -36/6। जस्ट पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 एलसीएम लेके 6 को वहां भेज दिया, तो मेरी इक्वेशन बन गई 6y इज इक्वल टू -x -37। इसके दो और पार्ट्स है, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। पार्ट सी में कंडीशन वही पैरेलल लाइन वाली है, तो वो बेसिकली प्रैक्टिस लिए है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने वो दोनों होमवर्क में दे दिए हैं तुम लोगों को। पार्ट सी में पार्ट सी और पार्ट ए बिल्कुल एक जैसा है, पार्ट डी और पार्ट बी बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी जब इसको करोगे तो इंशाल्लाह। बाकी ये है कि नहल और रिदा वगैरह ने कर लिए होंगे सी और डी, आंसर सही आ गए। मारिया, नहल, रिदा, होमवर्क किया था, सी और डी हो गया तुम लोगों का क्या? ठीक है, आंसर्स आंसर्स चेक कर लिए, सही आ रहे हैं बिल्कुल आंसर्स? ठीक है। अच्छा, बाकी ये पार्ट भी कर लो जल्दी से, सी और डी फिर होमवर्क में ट्राई करना।
तो पार्ट सी और डी इज योर होमवर्क, ठीक है। सी और डी को होमवर्क में ट्राई करना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोग की। जिसने नहीं किया है मतलब जिसने कर लिया जिसने कर लिया उसके लिए तो ठीक है, जिसने नहीं किया है वो पार्ट सी और डी जरूर ट्राई करना। ये क्वेश्चन अगर हो गया तो मुझे बताओ, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स हो गए, बाकियों के भी हो गए सबके, सब कर रहे हैं ये पार्ट्स। स्टूडेंट कम कैसे हो गए, चलेगा क्या? भाग गए हैं कुछ। बाकी सबने कर लिया है पार्ट? अजान, मायरा, मलाइका, फातिमा नहीं आई मलाइका आज, राफे, दोनों पार्ट्स हो गए ए और बी, समझ में आ गया ये? बासिम, बासिम को समझ में आ गया? रिदा ने तो पहले ही कर लिया था। शशि, आपने कर लिए? ठीक है, तो पार्ट सी और डी तुम लोग का होमवर्क हो गया है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, एक्सरसाइज सी का 6G का ही है। तो उसके लिए भी मैंने तुम लोग के लिए एक वीडियो पहले से बना के रखी हुई है, वो वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें पार्ट ए मैंने सॉल्व किया है, पार्ट बी तुम लोगों को करना है, खुद ही आज ही करेंगे उसको, ठीक है। क्लास फिनिश करने से पहले हमारे पास टाइम है काफ़ी, हमारे पास काफ़ी मेरे ख्याल से 2:30 तक का टाइम है शायद। तो वो वीडियो का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो मेरे ख्याल से 12-13 मिनट्स की है, उसको बैठ के आराम से देखो। इसमें बेसिकली जो है ना, नया कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस कराया गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि क्या चीज़ है। तो मैं लिंक शेयर करता हूँ तुम लोग के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और बी। ए जो है वो इस वीडियो में सॉल्व है, और बी पार्ट जो है ना, फिर तुम लोग वीडियो को देख के जो है वो बी पार्ट स्टार्ट करोगे, और फिर उसको फिनिश करना है, ठीक है, क्लास से पहले। तो आज का यही काम था हमारा, हमें यही करना है आज। इंशाल्लाह मैं आज जो है वो इसकी कुछ मेरे पास वो प्रैक्टिस वो है वर्कशीट्स, जो तुम लोग को मैंने हार्ड कॉपी में भी दी थी वो भी हैं, और थोड़ी सी एक दो और वर्कशीट्स हैं वो बेसिकली पास पेपर से बनाई हैं। तो कल मैं आज मैं वो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो कल की क्लास में फिर वो हम लोग जो है सारे बैठ के क्लास में ही, दो जो हमारी क्लास है रेगुलर, उसी में सॉल्व कर लेंगे, ताकि फिर वो सबमिट कर दो। तो फिर बाद में अगर इन्होंने कोई मार्किंग वगैरह रखनी हो तो फिर मैं उनको मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो कल का काम हमारा ये है। आज इंशाल्लाह जो है मैं क्वेश्चन नंबर 15 का लिंक शेयर कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि साथ साथ अगर प्रैक्टिस रखोगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो फिर ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा।
इफ यू आर डन विद द वीडियो, पार्ट ए अगर समझ में आ गया तो पार्ट बी स्टार्ट कर दो, ट्राई करो। पार्ट बी भी बिल्कुल सेम ही है। वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब हमें बीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है ना, तो अगेन ट्राइंगल मैं रफ सा बना देता हूँ। तो दिस इज पार्ट ए, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, एंड दिस इज सी। Now I have to find the equation of a line which will bisect my side BC into two equal parts. तो ये बिल्कुल उसी तरह मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द मिड पॉइंट कैपिटल एम। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए मुझे बी और सी यूज करना है, ठीक है। तो बी मेरे पास है 6 और 7, एंड आई हैव द पार्ट सी। मेरे पास कोऑर्डिनेट सी के भी मौजूद हैं, तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास वो आ रहे हैं 7 और 2। और आपको पता है मिड पॉइंट के लिए आई हैव टू ऐड अप द एक्स वैल्यूज। एक्स वैल्यू निकालने के लिए दोनों की एक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड और दोनों की वाई वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 और 7 हो जाएगा 13/2, और 7 और 2 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9/2। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में आंसर फ्रैक्शंस में दिया ना, इसलिए फ्रैक्शंस में ही रखना। नाउ स्लोप निकाल लेते हैं जल्दी से। स्लोप ऑफ लाइन बीसी निकाल लेते हैं। बीसी मेरे पास है, तो ये x1 हो गया, दिस इज x1, दिस इज y1, एंड दिस इज x2, दिस इज y2। The formula for the slope is y2 minus y1. So y2 minus y1 will be 2 minus 7, and x2 minus x1 will be 7 minus 6. So the slope is coming out to be -5. ऐसे ही कर लो सारे। डन, जबरदस्त, आंसर सही आ गया हमारे यहाँ। आंसर चेक कर लो बुक के पीछे। गुड, शाबाश। स्लोप भी आ गई है, स्लोप हमारी -5 आ रही है। सर कैन यू शो दैट अगेन? बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ। इसी की बात कर रहे हो ना, हमने ग्रेड, हमने स्लोप निकाल ली है। स्लोप हमारी -5 आ रही है। स्लोप ये ए बी की आई है, ठीक है। सॉरी, बीसी की स्लोप है ये। तो ये बीसी की स्लोप हमने निकाली है, और चूंकि हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर है, तो वो उसका इनवर्स हो जाएगा। तो स्लोप उसकी कितनी आ जाएगी, इसको इनवर्स कर दूंगा तो ये 1/5 आ जाएगी, और फिर पॉजिटिव आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट। मुझे अब चाहिए वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आई विल यूज दिस पॉइंट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो आई विल यूज दिस मिड पॉइंट। तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू हो गई, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू हो गई, ये मेरे पास वाई की वैल्यू हो गई। तो आई विल यूज दीज वैल्यूज। सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं इनकी वैल्यूज यूज कर लूंगा। तो वाई की जगह पे मैंने रखा 9/2, and then y is equals to mx plus c. M is sorry 1/5, and mx, the value of x is 13/2। तो ये मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ इस तरह। दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट की वैल्यू है m, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 13/2। मैंने 13/2 लिख दिया, एंड देन प्लस c। और फिर जब ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये 9/2 ऐसे ही हुआ, ठीक है। और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 13/10। तो जब ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये -13/10 हो गया। और जब मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो एलसीएम 10 आ जाएगा मेरे पास।
और ये मेरे पास हो जाएगा 9 5 द 45 माइनस 13 हो जाएगा। 45 माइनस 13 जो है मेरे पास 35 32 हो जाएगा। 32 अपॉन 10 हो जाएगा। 32 अपॉन 10 को जब मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 5। ठीक है, उप्स। चलो अब मेरे पास सब वैल्यूज आ गई हैं, बस मुझे सिर्फ पुट करनी है और इक्वेशन बनानी है। दिस इज 13 अपॉन 2। अब मेरे पास जो है वो c की भी वैल्यू आ गई है और y इज इक्वल्स टू, दोबारा मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू m की जगह पे मैंने m की वैल्यू लिखी जो कि 1/5 आ रही है और x की जगह पे मैंने x लिखना है और फिर प्लस 16/5 और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। 5 एलसीएम ले लूंगा। 5 विल बी शिफ्टेड ऑन अदर साइड, वो दूसरी साइड पे चला जाएगा तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5y इक्वल्स टू, यही आ रहा है आंसर। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट, हमें पहले मिड पॉइंट भी निकालना पड़ता है। वेरी गुड, शाबाश। अब क्लियर है, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो मुझसे। ये पार्ट बी का सॉल्यूशन हो गया। पार्ट ए का सॉल्यूशन तुम लोग को वीडियो में मिल गया था।